हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, हर काम की करता हूँ सेटिंग, पीता हूँ चाय और कॉफ़ी मिक्स करके कटिंग, नाम है वन एंड ओनली सेटिंग भाई, सेटिंग भाई। तुम मुझे यहाँ तो मिल गए हो, बाहर मत मिलना, क्योंकि वो इलाका मेरा है। अगर वहाँ मिले तो जिंदा सही सलामत वापस नहीं जाओगे, याद रखना। समझे? समझ गए। बट क्या गारंटी है कि जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं उसको एक्टिंग भी आती होगी? तारक मेहता के इतिहास में भी ऐसी एंट्री किसी की नहीं हुई है। कितनी भी सुंदर लड़की हो या कितना भी सुंदर लड़का हो, आप उसको खड़े कर दो स्क्रीन पे, कितनी देर देख लोगे आप? काम सबको बड़ा ही करना है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, है ना? वेलकम सुनील सर। थैंक यू। उर्फ सेटिंग भाई। हाँ, बोल सकते हैं। कैसा चल रहा है सर? सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया एकदम। मस्त, एकदम मज़ेदार। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो मैंने सेटिंग भाई के किरदार में देखा था, तारक मेहता में। आई थिंक 12 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए। 12-13 साल हो गए आराम से। कैसा था सर तारक मेहता में काम करने का एक्सपीरियंस? तारक मेहता में एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ऑडिशन पहले दिया था किसी और कैरेक्टर के लिए। अच्छा। तो वो स्टोरी थी कि पोपटलाल की शादी का, कि नकली लड़की आती है, उसका एक फादर होता है, तो वो उसको लूटते हैं, तो वैसी वाली कहानी। तो मैंने उस फादर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। बट फिर जब जो आसिफ मोदी जी हैं, जो प्रोड्यूसर इसके, तो उन्होंने ऑडिशन देखा, मुझे बुलाया। तो बहुत बड़ा कमरा था, मतलब ऐसा पूरा प्रोजेक्टर लगा हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने ऑडिशन देखा, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन इस किरदार के लिए तुम बहुत छोटे लग रहे हो, नेक्स्ट टाइम कभी काम करेंगे। ठीक है सर। तो मैं भी भूल गया, 2-2.5 महीने 3 महीने निकल गए। फिर अचानक से मुझे कॉल आया कि एक कैरेक्टर है सेटिंग भाई। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है। अच्छा, हमारे मतलब हम लोग शूटिंग में सेटिंग वाले, मतलब ये होता है कि ये सामान उठा के वहाँ रख दिया, वो उठा के, अच्छा ये सेटिंग है ना? सेटिंग दादा है तो वो। मुझे लगा यार ये क्या कैरेक्टर है सेटिंग। तो मैंने चलो ठीक है, जाता हूँ। गया और पहला ही सीन मेरा जेठालाल जी के साथ था, अरे जिसमें मैं बोलता हूँ कि 7 लीटर पानी लगेगा, है ना? जामुन खाना है तो 7 लीटर पानी देना पड़ेगा। तो फिर मुझे पता चला कि ये सेटिंग भाई जो कैरेक्टर है वो ये है कि वो लोगों से पैसे लेके बच्चों की एडमिशन करवाता है। तब तक मुझे नहीं समझ में आया था कि कैरेक्टर क्या हो सकता है ये। लेकिन वो जब फिर एंट्री हुई मेरी, जब टेलीकास्ट हुआ, आई थिंक तारक मेहता के इतिहास में भी ऐसी एंट्री किसी की नहीं हुई है कि प्रॉपर वो बाइक वाइक से आया, एकदम हेलमेट एकदम गुंडा एकदम। हाँ, एकदम उतरा, फिर आके डायलॉग वो जो फेमस वाला है कि हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, हर काम की करता हूँ सेटिंग, पीता हूँ चाय और कॉफ़ी मिक्स करके कटिंग, नाम है वन एंड ओनली सेटिंग भाई, सेटिंग भाई। क्या वो एंट्री हुई तो लोगों ने देखा, तो पहचानने लगे। तो काम तो बहुत सालों से कर रहे थे, बट उस किरदार से पहचानने लगे। तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर वो कैरेक्टर बढ़ गया। मेरा उतना ही था एक्चुअली। अच्छा। मेरा कैरेक्टर उतना ही था कि मैं आता हूँ, इनसे मिलता हूँ, जेठालाल और तारक मेहता से, फिर उनको बोलता हूँ कि इतना इतना है, ये है, पानी लगेगा, 7 लीटर पानी लगेगा, एडमिशन करवानी है। तो उसके बाद फिर कैरेक्टर मेरा ख़त्म था। लेकिन वो जब टेलीकास्ट हुआ तो परफॉर्मेंस देखी, तो चैनल से फिर फ़ोन गया कि इसका किरदार बढ़ाओ। तो फिर ऑडियंस मेरा की वजह से ऑडियंस की वजह से, किरदार क्योंकि उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि बिल्कुल नया कैरेक्टर था। एक तो चाय कॉफ़ी मिक्स करके पीना, चॉफ़ी, और वो मैंने सच में पी थी। अच्छा। हाँ, उसमें सीन में वो चाय और कॉफ़ी मिक्स कैसा करके, टेस्ट था? अजीब सा बकबका सा टेस्ट था, लेकिन ठीक है। वो ऑडियंस की वजह से मेरा कैरेक्टर वो बढ़ गया। तो फिर वो एंड तक चला, जहाँ पे मैं रिवील करता हूँ कि कन्फेस करता हूँ ना अपने आप को स्टेज पे जाके कि मैं, मेरा नाम सेटिंग भाई नहीं, मेरा नाम सत्यपाल है। कि मैं भी मतलब 90% लेकर पास हुआ था। हालांकि 90% तो रियल लाइफ में तो ज़िंदगी में कभी नहीं आए। हम तो 3 बच्चे पास हो जाते थे 90% में। लेकिन ठीक है। नहीं, लेकिन वो जो आपने किया था उस समय तो हमारे आंखों में आंसू थे कि अरे सेटिंग भाई इतना चेंज हो गया। हाँ, नहीं वो मेरे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था, और पूरी कास्ट थी उस टाइम पे। और मेरा मोस्टली, मतलब मेरा ड्रीम था जेठालाल सर के साथ काम करने का। मैं एक बार उनको सब टीवी के ही अवार्ड शोज़ में मिला था, हम लोग शो कर रहे थे आर के लक्ष्मण की दुनिया। अच्छा।
तो वो सब टीवी के अवार्ड शो होता है, तो वहाँ पे मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनको बोला था ऐसे ही, मैंने कहा सर आपके साथ काम करने का बहुत मन है, क्योंकि मैं उनको बचपन से देखता आ रहा, दिलीप सर को, दिलीप जोशी जी, बहुत वैरायटी के कैरेक्टर्स किए हैं उन्होंने, बट वो जेठालाल वाला तो एकदम लेजेंडरी है। मुझे काम सर करने का मौका मिला, ऐसा मज़ा लगता आया। है कि दिलीप सर एक कैरेक्टर में ना स्टक हो गए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। नहीं, वो इसलिए लगता है क्योंकि आप उनको और कहीं देख नहीं पा रहे हो। वही मैं सोचता हूँ कि उनकी रेंज का एक्टर हाँ, टीवी इंडस्ट्री में बहुत कम है। हाँ मतलब टीवी इंडस्ट्री में एक होता ना कि एक्टर जो माने जाते हैं, हाँ कि जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, है ना, जो किरदार में एकदम घुस जाते हैं, उनमें से दिलीप सर एक हैं। हाँ तो उन्होंने उससे पहले कितने काम किए हैं, FIR वगैरह पे बहुत अलग अलग FIR तरह में के करते किरदार थे। किए हैं, लेकिन वो वही है कि शायद किसी को याद भी नहीं होंगे। हाँ मैंने FIR किया है इसलिए मुझे पता है, अच्छा FIR किया FIR में भी काम किया मैंने, तो इसलिए मुझे पता है कि दिलीप सर की रेंज कहाँ तक है। बट वो अभी वही है, एक शो कर रहे हो तो आपको एक ही किरदार करना पड़ेगा, हाँ तो आप उसमें स्टक हो जाते हो, तो लगता है कि लोगों को यार एक ही है चीज़। अभी तो ठीक सर FIR की बात हुई, हमारी FIR में एक कैरेक्टर है गोपी करके, गोपी जी, हाँ, वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर और एक और है उसमें बिल्लू। बिल्लू, हाँ उन्होंने क्या बढ़िया काम किया, उनको जब भी देखते हैं हंसी रुकती ही नहीं है उनको देख के। ये तो है। मैंने दोनों के साथ काम किया है। अच्छा गोपी जी के साथ तो FIR किया, और बिल्लू उनका जो है, शायद रियल नाम भी गोपी गोपी भल्लाई है। हाँ, गोपी भल्लाई है। वो मेरे नेबर ही हैं पंजाब से। अच्छा हाँ, तो तो नहीं, मैं मिला खैर यहाँ पे था उनसे। अब बिल्लू जो है संदीप, उसके साथ मैंने FIR तो किया ही था, मे आई कम इन मैडम, उनका हाँ एक शो उनका आता वो भी एक कैरेक्टर हाँ। बहुत अच्छा है। तो वो शो में भी मैंने काम किया है उसके साथ। तो मज़ेदार एक्टर है, बढ़िया एक्टर है, ज़बरदस्त। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था संदीप जी का, वो बोल रहे थे कि मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था ऐसा, मुझे FIR में मिल रहा था लेकिन छोटे मोटे कैरेक्टर्स दे रहे थे। तो मैंने ना ब्रेक लिया। प्रोड्यूसर से झगड़ा करके मतलब उनको बोला कि मुझे आप अच्छा कैरेक्टर दो तो ही मैं करूँगा। उसके बाद मुझे ये बिल्लू का कैरेक्टर हाँ, बिल्लू का मिला, क्योंकि उसमें पहले वो अलग अलग किरदार कर रहे थे हाँ संदीप, फिर उनको बिल्लू का मिला, फिर उन्होंने ये किया, मे आई कम इन मैडम किया, हाँ। है ना, तो अच्छा है। पर आपको क्या लगता है सर, इंडस्ट्री में एक करना ज़रूरी है, जैसे इन्होंने बोला कि मैं उनसे बात की कि मुझे यही कैरेक्टर करना है कि बड़ा सा कुछ दो। देखो क्या होता है ना, काम सबको बड़ा ही करना है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, है ना। ज़रूरी है। अब जैसे मेरी शुरुआत मैंने क्राउड से ही शुरुआत की है। हालांकि मैं अगर बताऊंगा आपको कि मेरा पहला कैरेक्टर क्या था तो आप हंसोगे, मैं लाश बना था। एक फिल्म थी शहीद उधम सिंह, हाँ राज बब्बर सर की, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें मैं लाश बना था, और मैं इतना मतलब डेडिकेटेड लाश बना हुआ था कि क्रेन जा रही है ऊपर से, तो मुझे बस ये था कि मैं दिख जाऊं कैसे भी करके, उसमें पूरा एकदम कैरेक्टर में घुस गया था। एक्टर के अंदर रहता है कि मैं ही दिखूं कैमरे पे। उसमें इतनी भीड़ में मैं बस ऐसा चाह रहा था कि बस कैमरा मुझे देख ले। हाँ। हालांकि वो शॉट आया कब चला गया पता ही नहीं चला, अच्छा बट ठीक है। फिर यहाँ पे जब स्ट्रगल कर रहे थे 2005 में मैं आया था, तो ऑडिशंस देना सब करना, फिर एक एक दो दो लाइंस के कैरेक्टर मिलने शुरू हुए, तो मैं इसलिए करता गया क्योंकि मुझे सीखना था, क्योंकि मुझे कैमरा की नॉलेज नहीं थी अच्छा कि वाइड शॉट कैसा होता है, मास्टर शॉट जिसको बोलते हैं, जिसमें सारे किरदार दिख रहे हैं, है ना। फिर क्लोज शॉट क्या होता है, टू शॉट क्या होता है, OS क्या होता है, ओवर शोल्डर शॉट, तो वो मुझे सीखना था कि कैसे होता है, तो इसलिए मैं जो मिलता गया मैं करता गया, एक एक दो दो दिन का। क्लोज में मुझे पता चला कि क्लोज में आपके सामने बस कैमरा होता है, बाकी किरदार कोई होता ही नहीं है, आपको इमेजिन करना होता है, अच्छा ये यहाँ खड़ा था, वो किरदार वहाँ थी, अच्छा उसको देख के बात करनी, इसको देख के बात करनी, खाली लुक देना है। तो वो हमको पता चलता है ना कि यहाँ पे देखना है, वो डायरेक्टर बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि यहाँ जैसे मास्टर शॉट होता है, आपको पता है कि एक कैरेक्टर इधर खड़ा है, एक उधर, एक उधर, इधर, इधर। तो जब आप क्लोज के लिए जाते हो तो कैमरा के बिल्कुल नज़दीक देखना होता है, बस आसपास देखना होता है, ज़्यादा अवे नहीं कर सकते क्योंकि आपका फिर प्रोफाइल हो जाता है, वो कट जाता है। तो आपको आंखों से ही देखना पड़ता है क्योंकि क्लोजअप है, आप ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो अगर जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे जो किरदार थे अगल बगल इधर थे, तो हल्का सा इधर देख लूँगा, अच्छा उससे बात की, इससे बात की, फिर इससे बात की, तो ऐसा। तो वो मैंने सीखा, फिर करते 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 धीरे धीरे एक एक दो दो लाइन से 4 दिन का 5 दिन का ऐसा कैरेक्टर्स मिलने शुरू हुए। फिर एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि अब मुझे मना करना चाहिए, अच्छा क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे
तो आप उसी में फंसे रह जाओगे, स्टक हो जाओगे। स्टक हो जाओगे, क्योंकि आपको फिर ये लगता है कि यार रोज़ काम कर तो रहे हैं, भले ही एक दिन 2 दिन का है तो क्या हो गया, है ना। बट आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और उस रिस्क में ये होता है कि आपको पता नहीं नेक्स्ट काम आपको कब मिलेगा, हाँ क्योंकि आप मना कर रहे हो। तो मैंने वो करना शुरू किया, फिर 2-2 साल 2.5 साल मैं खाली बैठा, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे करना है, कुछ आगे बढ़ना है, बड़ा कैरेक्टर करना है। बड़ा मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं लीड सोच के आया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं लीड कैरेक्टर करूँ, मैं हीरो बनूंगा। मुझे कैरेक्टर करना है, क्योंकि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ। आप मुझे किसी में भी ढाल लो, मैं मतलब वो पानी जैसा हूँ कि आप मुझे नेगेटिव कैरेक्टर दोगे तो मैं उसमें फिट हो जाऊँगा, कॉमेडी दोगे उसमें फिट हो जाऊँगा। और मैंने कभी वो सोचा ही नहीं कि मुझे हीरो बनना है, नहीं। अच्छा, कभी आपने सोचा ही नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे कैरेक्टर्स करने हैं, मुझे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता है, कैरेक्टर्स करने का मज़ा भी कुछ अलग ही है, क्योंकि आप हर बार नया एक कैरेक्टर जी रहे हो ना। हाँ अभी जैसे मान लो क्राइम पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, क्राइम पेट्रोल मैंने बहुत की है, तो उसी में एक एपिसोड में आप भयंकर खतरनाक वाले विलन बने हो, और दूसरे कैरेक्टर में आप इतने बेचारे से बने हो कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है या जो भी है ना, तो आपको वैरायटी मिलती है राइट। अलग अलग कैरेक्टर्स करने में। हीरो का ठीक है, वो एक ही है कि वो हीरो ही है, ठीक है, पर वही करेगा। बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं सर मुंबई में, तो बहुत सालों से आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं एक्टर्स बनने, उसमें से 90% तो ऐसा ही सोच के आ रहे होंगे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। एक्चुअली आजकल क्या हो गया ना, एक तो सोशल मीडिया ने सत्यानाश कर दिया है सच बताऊँ तो, कि उनको लगता है कि फ़िल्टर लगा के हमने रील्स बना ली है ना, या बॉडी बना ली तो हम एक्टर बन गए। अच्छा। ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ वो जिम में मतलब लोहे के साथ मत्था मार रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, एब्स बना लिए, सब कर लिए, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है अपनी एक्टिंग और अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देना, उस पे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनको लगता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, लीन बॉडी है, 6 पैक एब्स हैं, बाइसेप्स है, अच्छा अरे मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ यार, हीरो तो बन ही सकता हूँ। वो सब ठीक है, अच्छी बात है कि आप फिटनेस की ओर ध्यान दे रहे हो, बट एक्टिंग कहाँ है, राइट। डायलॉग डिलीवरी कहाँ है? आज की तारीख में जो, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, उसमें जो स्टार है उसमें जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा है, वो लोग भी आज की तारीख में मूवीज़ कर रहे हैं, सीरीज़ कर रहे हैं, तो आपकी क्या सोच है उनके बारे में? क्या गारंटी है कि जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं उसको एक्टिंग भी आती होगी? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो ट्रेंड चल गया है कि इसके फॉलोअर ज़्यादा हैं तो उनको लगता है कि लोग ज़्यादा देखेंगे, हाँ, व्यूइंग ज़्यादा आएगी, व्यूइंग ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन अभी आप एक बात सोचो, कोई कितनी भी सुंदर लड़की हो या कितना भी सुंदर लड़का हो, आप उसको खड़े कर दो स्क्रीन पे, कितनी देर देख लोगे आप? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देख लिया, चलो आधे घंटे का एपिसोड तो नहीं देख सकते ना उस पर। हाँ जब वो बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा ना हाँ कि डायलॉग डिलीवरी में नीलबट्टे सन्नाटा एकदम ज़ीरो ही है। तो बात वही है, आप फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छी बात है कि आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वो सब ठीक है, बट अगर आप एक्टिंग में आना चाह रहे हो या वॉइसिंग में आना चाह रहे हो या आप डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, तो आपको उन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब डायलॉग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइंस बोल दी तो डायलॉग हो गया, राइट, वो नहीं होता है, आपको उस किरदार को जीना पड़ेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, जितना एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन आजकल कोई एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहता ना। आजकल तो वही है कि अच्छा हाँ ठीक है, अरे मेरे तो 2 लाख फॉलोअर्स हैं, मैं तो काम कर ही लूँगा। यहाँ पे इंडस्ट्री में भी ये हो गया कि अरे एक्टिंग तो करवा ही लेंगे। करवा लेंगे मतलब कैसे करवाओगे? कैसे करवा लोगे? और जब उनकी कास्टिंग हो के वो लोग सेट पे जाते तो डायरेक्टर बैठे बेचारे बाल नोच रहे होते, अरे यार किसको भेज दिया, इसको तो लाइंस नहीं बोलनी आती। और उनका ज़्यादातर ध्यान होता है अपने ब्लॉग्स पे या अपनी रील्स बनाने पे। आपने तो ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, अगर कुछ बताना मैंने बहुत देखे हैं। और मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत बार हुआ भी है कि मैंने ऑडिशन दिया, मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, सब चीज़ें फाइनल हो गई, फिर पूछा जाता है कि इंस्टा का अकाउंट है? हमने कहा हाँ है। फॉलोअर्स कितने हैं? हमने कहा इतने से हैं, 10-12 हज़ार, 5 हज़ार, जो भी। अरे सॉरी, एक्चुअली उनको चैनल को ना फॉलोअर्स वाले चाहिए। तो मैंने कहा बट मैंने तो परफॉर्म किया ना, हाँ और आप ही ने बोला है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ऊपर तक बहुत पसंद किया गया, हाँ तो ये फॉलोअर्स वाला तो गेम था ही नहीं। हाँ, तो आपने मुझे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं, बट आप मेरा काम नहीं देख रहे हो। तो मैंने ठीक है भाई, फॉलोअर्स वालों को ले लो। तो वो कितने दिन चल जाते हैं वो भी आपको पता हाँ है ना।
तो बात वही है बस कि इनको लगता है कि जिनके फॉलोअर ज़्यादा हैं वो सब कुछ कर लेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे कॉमेडी शोज़ आए हैं जिनमें उनको ये लगता है कि किसी नॉन आर्टिस्ट को लेंगे तो कॉमेडी कर लेंगे। हर नॉन आर्टिस्ट कॉमेडी नहीं कर सकता। कॉमेडी के लिए टाइमिंग चाहिए। बहुत कम एक्टर्स ऐसे हैं जो जिनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, जिनको कॉमिक सेंस है ना। आप हर किसी को लाके खड़ा कर दोगे कि अरे यार वो तो नॉन फेस है ना, चलो उसको बुला लेते हैं। बट कॉमेडी में टाइमिंग है, अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ तो वो पंच फुस हो जाता है। वही सारे एक्टर कॉमेडी नहीं कर पाते हैं। सारे नहीं कर सकते। हर किसी का अलग जोनर है ना। हर कोई कुछ कर पाता है, कोई किसी में अच्छा है, कोई इमोशनल में अच्छा है, कोई सीरियस में अच्छा है। बट आप हर किसी से हर चीज़ नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते। बहुत रेयर ऐसे होंगे जो सब कुछ कर लेते होंगे। जैसे कि आपने कॉमेडी की बात की, कॉमेडी में तो मुझे जॉनी लीवर जो है, राजपाल यादव सर वो तो गुरुदेव है। जॉनी सर के साथ भी काम करने का मौका मिला मुझे। सब टीवी का शो था पार्टनर, जिसमें जॉनी लीवर और कीकू शारदा थे। तो अच्छा। हाँ, उनके साथ काम किया मैंने। तो वो मतलब वैसा है कि उनको तो देख के हम बड़े हुए हैं, है ना। और उन्होंने जितने किरदार किए हैं आज भी लोग उनको याद करते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं। तो मतलब उनका अगर क्या बोलते हैं, नाखून का इतना सा भी अगर हम ले लें कॉमेडी में तो हम तो धन्य हो जाएंगे, ऐसा लगेगा। अभी हम कल मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, उन्होंने एक कैरेक्टर किया था, जो क्या नाम है उसका, जो बने ना उसमें, वो घर 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 करके उनका एक कैरेक्टर है। हाँ, अवार्ड अंशुमान करके जो कैरेक्टर तो उसमें बोलते हैं अंशुमान, नहीं अवार्ड अंशुमान बोला तो मैं जानूंगा। वो जो रोड रोलर ठीक करने जाते हैं। हाँ जी। अरे वो तो लेजेंडरी कैरेक्टर है, वो खतरनाक। वो एक ही सीन है उनका पूरे फिल्म में, देख लो। हाँ जी। लेकिन वो सीन सबको याद है। हाँ, तो यही होता है आर्टिस्ट का, यही होता है। आप भले ही एक सीन के लिए आओ लेकिन वो याद रह जाए, छाप छोड़ जाए। हाँ, आप पूरी फिल्म कर लो, लोगों को याद ही नहीं है वो। उनका शायद से 5 मिनट का होगा वो, 5 से 10 मिनट शायद मुश्किल से। कि आते हैं वो राजपाल यादव उनको लेके आते हैं, फिर वो ठीक करते हैं, ठीक नहीं होता तो लेके जाते हैं, फिर वो घर भर तोड़ देते हैं सब। तो उतना सही सीन है उनका पूरी फिल्म में, लेकिन वो जो है वो कमाल है। तो वही बोल रहा ना, उनके जितना अगर हम इतना सा भी कर पाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। सही बात है, सही। तो हम तो उनको देख देख के ही सीखे हैं। सर आप डबिंग भी करते हैं सर? हाँ जी। अभी हमने लेजेंड्स ऑफ हनुमान में आपका कैरेक्टर देखा है। हाँ, उसका 5th सीजन जो आया है उसमें हर्ष करके कैरेक्टर है, हर्ष श्रिंग। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि उसमें मेरे जितने सीन हैं वो उनके साथ हैं, हनुमान जी के साथ। हाँ, है ना। और हनुमान जी तो हनुमान जी है। वो तो है। तो मतलब मैं ही हूँ जो उनको पाताल लोक तक लेके जाता हूँ। हाँ, अहि रावण से फिर फाइट होती है, फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वो मूर्छित मुद्रा से बाहर लेके उनसे बचाते हैं पाताल लोक में जाके। इसकी भी एक अलग कहानी है लेजेंड ऑफ हनुमान मिलने की। हाँ, मैं जनवरी की बात है, मैं बनारस में शूट कर रहा था अपने एक फिल्म के लिए। तो ऐसे ही इंस्टा स्क्रॉल करते हुए शरद केलकर जी का एक वीडियो आया जिसमें वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना इसमें। अच्छा। शरद केलकर रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और दमन भाई जो हैं वो हनुमान जी का कर रहे हैं। अच्छा। और संकेत महात्रे वो कर रहे हैं रामचंद्र जी का। अच्छा। तो मैं देख रहा था उनकी वीडियोस चल रही थी कि डबिंग करते हुए, है ना। तो मैं ऐसी मेरे मन में यार ऐसी कोई सीरीज़ मिले जिसमें आवाज़ आए, डब करने का मौका मिले। आई थिंक आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा तो मुझे कॉल आ गया राजीव सर जो हैं उनका, कि कहाँ है। मैंने सर बनारस में हूँ, शूट कर रहा हूँ। अच्छा, एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, वॉइस सैंपल भेज दे। मैंने सर मैं शूट पे हूँ और यहाँ शोर बहुत है, मैं खाली जगह देखकर फिर मैं आपको भेजता हूँ। भेज दूंगा। तो मैंने एक गाड़ी में बैठ के सब दरवाजे बंद करके मोबाइल से अपना वॉइस सैंपल भेजा, ये हर्ष वाले कैरेक्टर। अच्छा। तो भेज दिया। शाम को कॉल आ गया कि कब आ रहा वापस। मैंने कहा सर 2-4 दिन में आ जाऊँगा। बोले ठीक है, जब आएगा तो स्टूडियो आ जा। मैंने कहा हो गया क्या? बोले हाँ। तो ऐसे हुआ मेरा। तो जब मैं गया वहाँ पे फिर माइक के सामने, बस सामने स्क्रीन चली थी, उसमें स्क्रिप्ट थी। तो कैरेक्टर कुछ था नहीं सामने कि इमेज कैसी होगी क्या है। तो फिर वो किया, फॉर्म किया पूरा। 6 एपिसोड की सीरीज़ है जिसमें 5 एपिसोड में मेरा काम है।
तो मैं और हनुमान जी है ना, तो हम लोगों ने मैंने परफॉर्म किया पूरा आवाज़ के साथ। फिर बाद में पता चला कि मेरी आवाज़ के ऊपर वो एनिमेशन बनाया गया है। अगर मैंने ये भी किया या मेरी तलवार लगती है जब, है ना, मरने का सीन है, तो वो जब किया तो वो सारे एक्सप्रेशंस मेरी आवाज़ के थ्रू उस पर वो डबिंग होने के बाद पूरा बनाया ओरिजिनल जो होता है एनिमेशन वो ऐसे ही बनता है। अच्छा। पहले आपको परफॉर्म करना पड़ता है, फिर वो एक ड्रॉ लाइन बनती है ना, आउटलाइन एक बनाते हैं, तो उसमें फिर वो स्केचिंग होती है, फिर उसके बाद जाके उसमें आवाज़ बनती है। बाकी जो बने हुए होते हैं, जैसे बहुत सारे जैसे डोरेमोन वगैरह हैं, ये ओरिजिनल बने हुए हैं जापानीज, है ना। तो उसमें सिर्फ आपको डब करना है, उसमें लिपसिंग करनी है। अच्छा, उसमें एनिमेशन में लिपसिंग का एक ये है, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं लाइव डबिंग। जो आप स्क्रीन पर जैसे हॉलीवुड की फिल्में देखते हो या कोरियन सीरीज़ देखते हो या साउथ की फिल्में देखते हो, उसमें आपको समझ में आता है कि लिप मूवमेंट कैसे हो रही है। हाँ जी, है ना। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो वो पता चल रहा है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो उस पर सिंक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट जैसे एनिमेशन है उनका तो बस यही चलता है, लिप ना बा 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 यही चलता है, तो आपको उसी में अपने जो डायलॉग हैं वो बिठाने होते हैं, तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है। वो भी बहुत रियल दिखता है, उसमें समझ में नहीं आता। हाँ, वो बस इतना ही हिलेगा ना, क्योंकि उनके मूवमेंट नहीं होती है। वो कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे तो मुंह ज़्यादा खुल जाएगा, अदरवाइज उनके आप म्यूट करके देखो तो वो खाली यही है बस। अच्छा, बा 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 बा, उसी में आपको अपना डायलॉग बिठाना है, तो ये अलग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा सर, अभी बहुत सारे मुंबई में तो आपको पता है कि नए एक्टर्स भी आते हैं, जो भी आर्टिस्ट लाइन में हैं सब आते ही हैं मुंबई में। तो डबिंग में अगर किसी को करियर बनाना हो तो कैसे शुरुआत की जाए सर? क्राउड से शुरुआत करनी चाहिए। क्राउड से क्या होता है ना, क्राउड माने जैसे फिल्म का कोई सीन चल रहा है, मालूम मार्केट का कोई सीन चल रहा है, उसमें दो किरदार बात कर रहे हैं, पीछे एक मार्केट लगी हुई है, सब्जी मंडी लगी हुई है या कैफ़े है या वैसे ही कोई बाज़ार है जिसमें पीछे लोग घूम रहे हैं, या कि कोई सब्जी ठेले वाला है, कोई आंटी बैठी है मच्छी बेच रही है या कुछ भी है ना, तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती है, आपको पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं वो, तो आपको अपने हिसाब से उनको देखकर डायलॉग बनाने होते हैं। अच्छा, इम्प्रोवाइज़ करना होता है। उसमें एक तो आपका दिमाग बहुत खुलता है कि पीछे वो क्या बोल रहे होंगे, अगर वो ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, या ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे होंगे, तो आपको अपने हिसाब से डायलॉग बनाने पड़ते हैं। अच्छा, उसमें बताते नहीं कि इसने ये बोला है वो नहीं, बोला है। पीछे क्राउड का कोई डायलॉग ही नहीं होता ना, डायलॉग तो मेन कैरेक्टर्स के होते हैं ना। हाँ, पीछे बस वो ये है कि उस सीन के अकॉर्डिंग, या मतलब जैसे दो लोग अभी खड़े हैं, है ना, तो ऐसी कुछ दिख रहा है आपको कि वो ऐसे कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डायलॉग बना सकते हो कि यार मैंने बैंक से लोन लिया था बट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। या दूसरा कुछ भी कि अरे यार मैं वहाँ गया था उससे मिलने के लिए, लेकिन वो इतना एटीट्यूड वाला, अब उसका जैसे हाथ की मूवमेंट चल रही होगी या जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होगी, तो आपको उस हिसाब से डायलॉग बनाने हैं, तो इम्प्रोवाइज़ करना। हालांकि जो डबिंग डायरेक्टर बैठे होते हैं या जो साउंड इंजीनियर बैठे होते हैं वो भी आपको बताते हैं, बट अगर आप अपनी तरफ से करोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बट उस सीन के अकॉर्डिंग कि उस मतलब पर्टिकुलर एक सीन में दो लोग क्या बात कर रहे हैं या तीन लोग कैसे खड़े हैं, कोई ऐसे खड़ा है सीन में, है ना, कोई ऐसे कर रहा है, अरे यार बात खारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने हिसाब से उसको देख के वो बना सकते हो। और ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो, जिसको डबिंग इंडस्ट्री में आना है। तो मैं कभी कभी जब ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ या किसी को सिखाता हूँ, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको डबिंग में आना है तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं आपको क्या कैरेक्टर करना पड़े। राइट। और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको एक्टिंग में भी काम आएगी, आपको दोनों चीज़ों में डबिंग में भी काम आएगी। आप देखो, आप जब भी घर से बाहर निकलते हो आप अपने आँख कान खुले रखो। कोई कुछ नहीं पता कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से मिल जाए, किसकी आवाज़ कैसी हो, कौन कैसे चलता हो, कैसे बोलता हो। या फिर जैसे कहानियों की किताब होती है बच्चों की, है ना, जिसमें मान लो 2-3 कैरेक्टर्स हैं, कोई अम्मा है, कोई दादी है, कोई बाप है, बच्चा है, तो आप पहले उसको पढ़ो अच्छे से, वो कहानी पढ़ो, फिर उसमें जो किरदार आ रहा है फिर उसको इस तरीके से पढ़ो कि आप ही वो किरदार हो। अच्छा, है ना, कि जैसे बच्चे का कैरेक्टर है कि बाबा मैं वहाँ
बाहर खेलने जा रहा हूँ, है ना, बाबा बोलेगा कि नहीं अभी अभी मत जाओ, है ना, बहुत धूप है, तो उसको आप किस तरीके से बोलोगे? बच्चे का, बाबा मैं बाहर जा रहा हूँ बाहर खेलने के लिए, बाबा नहीं बेटा अभी बाहर नहीं जा सकते, तो वो आप कैसे करोगे? हाँ है ना, अम्मा का कैरेक्टर है वो कैसे करोगे, दादी का कैरेक्टर है, या कोई गांव का सरपंच है, कोई बूढ़ा है, 4 लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो वो उसको अपने तरीके से करने की कोशिश करोगे। अगर मैं ये कैरेक्टर कर रहा होता तो मैं इसको कैसे बोलता? तो ये चीज़ आपको एनिमेशन में बहुत काम आएगी, ये चीज़ आपको एक्टिंग में बहुत काम आएगी, क्योंकि आपकी वॉइस में ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेशन आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो आप घर में। आप टीवी देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, पीछे क्राउड का सीन चल रहा है, तो उसको म्यूट करके पीछे जो लोग दिख रहे हैं उनके हिसाब से कि हाँ यार इसको मैं ऐसे, ये मैं अगर कर रहा होता तो मैं इसको ऐसे बोलता, है ना। या एक तरीका और भी है, जैसे आप मान लो कोई साउथ की फिल्म देख रहे हो, हाँ जी। हिंदी में देख रहे हो, ठीक है, तो उसको पहले हिंदी में उसका एक डायलॉग देख लो, उसको नोट कर लो, फिर उसको ओरिजिनल में देखो। अब जब आप ओरिजिनल में देख रहे हो तो ओरिजिनल के साथ जो आपने हिंदी वाला लिखा है डायलॉग, उसको बोल के मैच करने की कोशिश करो। हाँ कि अच्छा उसने वहाँ पे पॉज लिया था, वहाँ पे उसने ये किया था, तो वो करने की कोशिश करो, तो आपकी घर पे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट। अच्छा सर, जब जैसे साउथ इंडियंस मूवीज आप डब करते हो, कोरियन मूवीज करते हो, तो उनकी लैंग्वेज आपको कैसे समझ में आती है, या वहाँ से बताया जाता है? लैंग्वेज नहीं समझ कि में स्क्रिप्ट आती है। मिलती है? स्क्रिप्ट मिलती है जब हम डबिंग करने के लिए जाते हैं। कोरियन है, रशियन है, स्पेनिश है, साउथ है, इंग्लिश है, तो उसकी एक तो स्क्रिप्ट मिलती है हमें ट्रांसलेट होके, प्रॉपर वो जो उन्होंने बोला होता है उस लैंग्वेज में प्रॉपर हमें ट्रांसलेशन करके मिलती है। बट आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी कोरियन वाले हो गए या उसका मूड समझ में आता है कि कैसे बोल रहे हैं? आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़नी है, अच्छा। है ना, उसका मूड, उसके एक्सप्रेशन पकड़ने के, वो क्या बोल रहा है, क्या सीन है, इमोशनल सीन है, कॉमिक सीन है, रोमांटिक सीन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और फिर उसको एक बार सुन के, 2 बार सुन के आप उनको बोल दो कि हमें मुझे सुना दो ज़रा, है ना, कि कैसे क्या बोल रहा है वो। आपने सुना, फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर कोशिश करो कि बिना उसको देखे आप उसके साथ मैच करने की कोशिश करो। तो आपको बॉडी लैंग्वेज उसकी मेनली उसको पकड़ के रखना है। तो अगर वो ऐसे खड़ा है, ऐसे एटीट्यूड में बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसमें आप क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो नहीं बोल सकते। वो कैसे खड़ा है, या वो कैसे अगर ऐसे बैठा है, यार मैं वहाँ गया था लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी, उसको आप ये नहीं कर सकते, यार मैं वहाँ गया था उन्होंने मुझे भगा दिया, मेरे वो नहीं कर सकते। वो कैसे बैठा है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसकी एक्सप्रेशन, उसका जो टोन है वो लेके आना पड़ेगा। सर जैसे मैं बैठा हूँ अभी, तो मेरा अगर कुछ आप डब करना चाहो, तो अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो आप ऐसे बैठे ना कि हाँ देखो यार आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पता है किसका, सेटिंग भाई का, समझे तुम, अरे मतलब सोच के क्या बैठे हो, कभी सेटिंग भाई से तुमने बस टीवी में ही देखा है उनको, मैं देखो सामने बैठा हूँ, तो ये तो ये है। मज़ेदार है, मज़ेदार। हाँ। अच्छा सर, अगर अप्रोक्स बता पाएँ या हम बात करें, तो एक डबिंग आर्टिस्ट कितना अर्निंग कर सकता है? ये डिपेंड करता है। हाँ। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि आप प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। राइट। मान लो अगर आप एक साउथ की फिल्म का हीरो का डब कर रहे हो, बट वो यूट्यूब के लिए है ना, तो आपको उसका बजट कम ही मिलेगा। 2,500-3 हज़ार भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। पर डे का कि पूरी फिल्म का? पूरी फिल्म का। पूरी फिल्म का, ठीक है, पर डे में नहीं होता यहाँ पे। अच्छा। और अगर आप वही साउथ की फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हो, या थिएट्रिकल है, वो थिएटर में रिलीज़ होगी, और उसके आप हीरो का डब कर रहे हो, तो फिर आपका बजट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, बाकी आपका एक्सपीरियंस है ना, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे। सेम जो सीरीज़ हम डब करते हैं, हाँ जी, उसमें भी ऐसा ही होता है कि सीरीज़ कौन से प्लेटफॉर्म के लिए है, नेटफ्लिक्स के लिए है तो उसका अलग बजट रहेगा, एक एक किरदार का बजट अलग रहेगा। और वो किरदार मान लो 8 एपिसोड की एक सीरीज़ है, वो किरदार हर एपिसोड में कितना बोला है, या कितने एपिसोड्स में, मान लो वो एक किरदार सिर्फ एक ही एपिसोड में बोल रहा है या 4 एपिसोड में बोल रहा है, तो फिर वो पर एपिसोड के हिसाब से, या उसने कितनी लाइंस बोली हैं उस हिसाब से किसी, मतलब अब वो 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है,
2000 भी हो सकता है, 500 जैसे अभी हम एग्जांपल ले तो आपने अभी हमें बताया कि मिस्टर बीस्ट के साथ आपने काम किया, जो उनकी नई उनकी जो सीरीज आई सीरीज आ है रही है, ओटीटी। हाँ हाँ, हाँ। तो उसका अगर आप बता पाए कि उसमें कितना आपको मिला ऐसे उसमें और कितने दिन का काम था? वो अभी रेगुलर ही काम उसके 10-10 एपिसोड करके आ रहे हैं। हाँ जी, बीस्ट गेम्स है, बीस्ट गेम्स। और उसमें ऐसा है कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है मैक। तो वो कभी ऐसा होता है, अब जैसे उसमें प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 100-150 प्लेयर्स जो होते हैं। उनका दोस्त है। जो उनका दोस्त है, वो एक्चुअली क्या हुआ था, वो कैरेक्टर आया था पार्टिसिपेंट बन के, तो उसने गेम्स खेली, वो जीत गया फिर। हाँ ठीक है, वो जीता तो इन्होंने अपनी टीम में रख लिया। हाँ जी। तो मेरे लिए ये हो गया कि चलो यार एक कंटिन्यूटी कैरेक्टर बन गया है ना, तो मेरे लिए वो फ़ायदा हो गया। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं वो मैक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मान लो मैंने 10 एपिसोड किए, तो मिनिमम 5000-6000 पर एपिसोड तो पर एपिसोड होगा ही। राइट, नाइस नाइस। बाकी वो आगे आता ही रहेगा, क्योंकि हाँ, मैक तो वो उनकी तो- टीम में ही हाँ, फिक्स हो गया है। तो ये यूट्यूब वीडियोस भी उनके फिर यूट्यूब वीडियोस भी हैं। हाँ जी। हाँ, तो वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो डिपेंड वही करता है एक कि कैरेक्टर अगर आपको मिल गया तो फिर उसका जितना आता रहेगा उतना जितना आता रहेगा वो और ये कैरेक्टर हर एपिसोड में ही होता है। हाँ मैक उनके साथ में ही होता है, जितनी भी गेम्स आती हैं वो मैक उनके साथ में ही रहता है। हाँ तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया कि चलो यार, मैं तो ये सोचा था कि पार्टिसिपेंट है, आएगा 2 एपिसोड 4 एपिसोड खेलेगा, जीता नहीं जीता जो भी है मैं करके चले जाऊँगा। मैं जीत गया, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो तो उसको अपनी टीम में ही रख लिया मिस्टर बीस्ट ने। तो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं तो अभी हर एपिसोड डब कर रहा हूँ उसका। बढ़िया काम हो गया एकदम। अच्छा सर, पटियाला की बात करते हैं, आप पटियाला से हैं। हाँ। पटियाला में, पंजाब में तो ऐसा बोलते हैं कि खाना एक नंबर है पंजाब। खाना तो एक नंबर है। हमें तो कभी मौका नहीं मिला है अरे पंजाब बिल्कुल, जाने कोई का, बात पर नहीं, आप थोड़ा यहाँ से ही टेस्ट दिला पाओ पंजाब का। पंजाब देखो सर्दियों का खाना अलग है। हाँ सबसे फेमस जो है मक्की दी रोटी सरसों दा साग है ना। अब मैं पंजाबी में अगर इसको बोलूँ मक्की दी रोटी तो सरों दा साग है ना, देसी घी पा के उस पर, या वाइट मक्खन, वो अलग है। फिर गाजर मटर बहुत बनते हैं अच्छा। सर्दियों में, गाजर का हलवा हो गया, ये सर्दियों का खाना है। गर्मियों में फिर गर्मियों में तो आप कुछ भी खा लो, मतलब लोग प्रेफर करते हैं हल्का फुल्का, जैसे दाल वाल खा ली, या कभी जैसे मेरे घर में ये था कि सैटरडे संडे को मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तो सैटरडे को या संडे को कभी कढ़ी बन गई, राजमा बन गए, छोले बन गए, या सुबह सुबह आलू के पराठे हो गए, है ना। ये तो फिक्स है, हाँ जी। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, छोले भटूरे। तो ये संडे का हमारा खाना, तो लस्सी। ये सब हम यहाँ खाते हैं, लेकिन पंजाब में टेस्ट तो वहाँ मिलेगा आपको, यहाँ आप खा रहे हो बस। पानी का फर्क होता है शायद। पानी का भी फ़र्क है, वहाँ मसालों का भी फ़र्क है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, जैसे घर में बने मसाले है ना, हाथ से कूटे हुए मसाले, तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। नॉर्मली आप मार्केट से लेके बनाओगे तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। पंजाब तो खाने पीने के मामले में मतलब एकदम रिच वाला है ना। हाँ क्या आप मुझे याद है हम लोग स्कूल से जब आते थे तो एक ठेला लगता था, ठेले पे खीरा, ककड़ी जो यहाँ बोलते ककड़ी, हैं, हाँ। है ना, या मूली, तो उसको ऐसे बीच से 4 हिस्सों में काट के ऐसा उसका फूल बन जाता था। तो उस पर पूरा वो नींबू, नमक, मसाला है ना, लाल मिर्ची थोड़ी सी लगा के वो देता, तो उसमें भी अलग टेस्ट है। अभी मुंह में पानी आ गया। मेरे भी आ गया। पर ऐसा कोई फेमस वहाँ का कोई फूड हो जो आपको ऐसा है कि मैं यहाँ जो मिस करता हूँ वो ये साग और मक्की दी रोटी, अच्छा। क्योंकि वो टेस्ट नहीं है। यहाँ पे है पंजाबी ढाबे, लेकिन वो टेस्ट नहीं है वो, क्योंकि पंजाब में क्या होता है ना, एक तो वो चूल्हे पे बनाते हैं साग को, और वो साग जितना पुराना होता जाएगा उतना उसका टेस्ट बढ़ेगा। अगर आप साग को 3 दिन बाद खाओगे, 2 दिन बाद खाओगे ना, तो उसका टेस्ट अलग होगा। उसमें क्या होता है, मतलब सब्जी बनने के बाद, मतलब साग पूरा बन गया, हाँ। ठीक है, उसको चूल्हे पे कढ़ाते रहते हैं, उबलता रहता है, खौलता रहता है वो, फिर उसमें जाता है लहसुन का तड़का, ठीक है, ऊपर से देखो सबके मुंह में पानी आ गया। तो लहसुन का तड़का लगता है, वो आप खाते हो, फिर उसको रखते हो, फिर अगले दिन उसको वापस से चूल्हे पे गर्म करते हो,
फिर दोबारा से वो मसाला तैयार होके वो उसका छौंका लगता है जो लहसुन का, हाँ तो उसका टेस्ट दुगना तिगना हो जाता है। और मक्की की रोटी जो इतनी मोटी जो प्रॉपर चूल्हे पे ही तवे पे बनती है, तो उसको बेलना नहीं पड़ता, वो हाथ से ही वो करके तवे पर रख के, तो गर्मा गर्म जब वो आती है मक्खन के साथ, या ऊपर उस पर देसी घी, और साथ में सलाद में हमेशा उसके मोस्टली मूली रहती है, अच्छा। और लस्सी का गिलास इतना बड़ा। हाँ तो लस्सी वो का flavor गिलास यहाँ मैंने सुना है कि इतना बड़ा होता है। होता है, आराम से होता है। आप मतलब आधा पी लो तो बड़ी बात हो जाएगी आप। अगर आपने एक पूरा पी लिया हाँ तो आप ऐसा सो जाओगे ना कि ऐसा लगेगा। लेकिन लोग वहाँ पे जो प्रॉपर जो गांव वाले लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, वो सुबह 3-3 4-4 मक्की की रोटी खा के, साग खा के, लस्सी पी के काम पे जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं। तो वो उनकी डाइट वैसी है, पच जाती है। हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप कभी पंजाब जाओ तो ये चीज़ें ज़रूर टेस्ट करो। हमें जाना लस्सी ही है हो सर गई, पंजाब तो। और सर्दियों में जाओगे तो फिर आपको ये मिलेगा, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपको ये सब मिलेगा। मक्की की रोटी, सरसों का साग, आलू के पराठे गर्मा गर्म एकदम तवे से उतरते हुए घी में लिपटे हुए। अरे, मुझे पंजाब जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन दिल्ली गया था मैं, तो वहाँ पे खाया हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन वो बोलते हैं पंजाब का तो बहुत ही हाँ, दिल्ली में है पंजाबी लोग, बट पंजाब का फ्लेवर ही अलग हो। जैसे गुजरात में जाओ तो वहाँ जलेबी हम तो फाफड़ा गुजराती है ना, तो उसका टेस्ट वो वहाँ पे ही मिलेगा, अहमदाबाद में, गुजरात में, है ना। यहाँ पे उसका कुछ फ्लेवर शायद अलग हो जाता है। यहाँ पे बहुत अलग है। अलग अगर हो जाता जलेबी है, हाँ। फाफड़ा जो गुजरात में मिलता है हाँ, और यहाँ पे मिलता है, बहुत फर्क है। क्योंकि यहाँ मतलब अगर यहाँ पे मैं भी मैं जैसे खुद गुजराती हूँ, मैं हाँ। मेरी बात बताऊँ तो मैं यहाँ पे फाफड़ा जलेबी या कुछ खाता ही नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे वो टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट नहीं है, वही तो, वो जो फाफड़ा जलेबी जो गुजरात में मिलते हैं वो टेस्ट ही वो नहीं यहाँ मिलेगा पे यहाँ नहीं पे। मैं वही तो बोल, अब जैसे वहाँ की जलेबी और यहाँ की जलेबी में फ़र्क होगा। फर्क है। पंजाब की जलेबी में और यहाँ की जलेबी में बहुत फ़र्क है। मैं जब पहली बार जलेबी देखी, बहुत ऑरेंज से कलर की थी। हाँ मैंने कहा, यार ये क्या, ये तो नहीं होता। टेस्ट भी कुछ खट्टा सा था। तो मैंने यार ये वो जलेबी नहीं है जो मेरे पटियाला में मिलती है, पंजाब में मिलती है। वहाँ तो पूरी एकदम लाल, कड़क, क्रिस्पी, ऐसा रस टपक रहा होता है उसमें। वो आप खा लो कितनी मर्जी, आपका पेट ही नहीं भरेगा, मन ही नहीं भरेगा एक्चुअली। राइट। और छोले कुलचे, छोले कुलचे तवे पे बना के, तवे पे बना के, एक तो छोले कुलचे जैसे यहाँ पे जैसे वड़ा पाव मिलता है ना, तो वैसे उसमें भर के भी देते हैं, वो अलग छोले कुलचे होते हैं। और दूसरे एक होते हैं कि तवे पे गरम करके उसको सेक के ऊपर अजवाइन डाल के या धनिया डाल के, उसका भी टेस्ट अलग है। राइट राइट। साथ में गाजर का अचार, मूली का अचार, गोभी का अचार मेरे मम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं। क्योंकि मैं कभी पंजाब से आए तो मम्मी का हाथ मंगवा का लेता खाना तो मम्मी का हाथ का खाना ही होता है। हूँ। वो तो है। अब जैसे मैं जब भी पंजाब जाता हूँ, उनको पता है कि मैं क्या खाऊंगा। हाँ शाम को पहुँच रहा हूँ तो उनको पता है कि भाई राजमा या कढ़ी या छोले ये फिक्स हैं, और सुबह पराठे फिक्स हैं। तो खाने ही खाने हैं। मतलब घर की तो बात ही कुछ और है। घर घर याद आता है क्या? आता है, बिल्कुल आता है। अभी यहाँ पे आप 2005 से हैं। 2005 से ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे हैं। 20 साल हो गए। घर तो याद आता है, लेकिन वही है, देखो वो बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको या तो घर बैठ जाओ, घर देख लो, घर का मोह माया टाइप का है ना, कि यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा है कि हर 1 महीने में 2 महीने में घर पहुँच जाते हैं। हाँ जी, पता नहीं सर कैसे। मैं खुद जाता हूँ, पर मेरा तो पास में है, तो सैटरडे संडे। हाँ नहीं, जो पास में है वो अलग बात है, बट आप प्रॉपर ट्रैवल करके 24-25 घंटे 26 घंटे ट्रैवल करके, या फ्लाइट से भी अगर आप जा रहे हो 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके आप घर जा रहे हो, फिर वहाँ पे रह रहे हो 15-15 20-20 दिन, एक महीना लगा के आ रहे हो, तो फिर आप बोलते हो कि काम नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? आप काम की तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपको वो क्या बोलते हैं, समर्पित होना पड़ेगा पूरा। आपको छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। आप यहाँ, लेकिन सर जब काम नहीं मिलता है मुंबई में आके, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट लाइन में, हर चीज़ में, तो बैठे बैठे आदमी क्या कर सकता है? वो बैठे बैठे तो डिप्रेशन में वही चला टाइम जाए। तो होता है आपका, आप खुद पे काम करने का। अब जैसे जब लॉकडाउन आया था, हाँ जी, है ना,
लॉकडाउन आया तो बहुत लोग ऐसे डिप्रेस हो गए थे कि अरे यार लॉकडाउन हो गया, क्या करेंगे। हाँ तो मैं ये बोलता हूँ भाई ये बहुत अच्छा टाइम है आपका अपने आप पे काम करने का। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, जैसे मुझे पता है मेरी कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया है ना, तो मैंने उस पर वर्क किया। मैंने कॉमेडी वीडियोस बनानी शुरू की घर पे बैठे बैठे। हाँ जी, मैं देखता हूँ आपका है इंस्टाग्राम ना, पे एकदम। कुछ भी चल रहा है। फिर मैंने डबिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की, क्योंकि उससे पहले मैं डबिंग नहीं कर रहा था। अच्छा। मैंने डबिंग की प्रैक्टिस घर पे बैठ के शुरू की। वो जो मैंने प्रैक्टिस की, जो मैंने अपने आप पे काम किया, वो मुझे आज काम आ रहा है। एक ऐप मुझे मिल गया था लॉकडाउन के टाइम पे, मैड लिप्स करके एक ऐप था, अब तो शायद बंद हो गया वो। अच्छा। प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया था। उसमें छोटे छोटे क्लिप्स थे, कोई 10 सेकंड का, कोई 5 सेकंड का, कोई 15 सेकंड का। अब उसमें ओरिजिनल वीडियो है, कोई फिल्मों का है या एनिमेशंस का है। तो मैं उसका क्या करता था, जैसे वो सीन चल रहा है तो उसको मैं म्यूट करके अपने हिसाब से डायलॉग बनाता था। अच्छा। इम्प्रोवाइज़ करता था, है ना। लॉकडाउन से रिलेटेड सीन बना लिया, डायलॉग बना लिए, अलग अलग आवाज़ों में प्रैक्टिस करता था। एनिमेशन के दिख रहे हैं, है ना, तो वो प्रैक्टिस करता था। तो वो मुझे काम ही आई हैं। तो मेरे लिए तो बढ़िया था। मैं तो मतलब मैं क्यों डिप्रेशन में जाऊंगा जब मेरे लिए इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भैया मुझे अपने आप पे काम करने का मौका मिला। वो नहीं मिलता, क्योंकि जब चीज़ें शुरू हो जाती हैं फिर आप काम की भागदौड़ में लग जाते हो। हाँ आप इधर स्ट्रगल कर रहे हो, उधर मिल रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। राइट। वो बहुत अच्छा टाइम था आपको अपने आप पे काम करने का। लोगों ने किया, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो अभी गए। सर प्रॉब्लम ही यही है, मतलब जैसे हमारी जनरेशन है, हम सब आ गए, किसी के पास पेशेंस नहीं है। दिक्कत वही है हाँ। कि पेशेंस नहीं है। यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमें एक्टर बनना है, आप हमें काम दिला दो। मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात कि मैं काम नहीं दिलवा सकता, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं खुद यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ या काम ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ऑडिशंस ही दे रहा हूँ। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि जहाँ पे मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ या जिनको मैं जानता हूँ, मैं आपको उनका नंबर दे सकता हूँ, आप बात करो और ऑडिशंस दो। या जैसे डबिंग में भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें डबिंग इंडस्ट्री में आना है, तो बोलता ठीक है, मैं जहाँ डबिंग कर रहा हूँ आप आ जाओ, एक बार देख लो, मैं आपको माइक के आगे बिठा सकता हूँ, है ना। उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आप में कितनी क्षमता है उसको सीखने की, कि नहीं सर मुझे सीखना है। हाँ। है ना। यहाँ पे क्या होता है, लोग बोलते सर मुझे आना है, ठीक है, मोस्ट वेलकम। और सबसे पहली बात, जब आप आ रहे हो तो आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया हो, क्योंकि यहाँ खर्चे बहुत हैं। मिनिमम आपको 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। सर महीने का रेंट ही 20-25 हज़ार, वही बोल रहा हूँ ना। अगर आप मिनिमम में भी रह रहे हो, मान लो आप 3-4 लोग रह रहे हो, शेयरिंग में 5-6 हज़ार तो दोगे आप, है ना, देना ही पड़ेगा महीने उतना। का दोगे। हाँ जी। फिर उसके बाद खाना पीना, फिर उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग। तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ, भाई आप आ रहे हो ना, तो मिनिमम आपके पास 50,000, 60,000, 80, 1 लाख तक होना चाहिए, क्योंकि आपको आते ही काम नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल। बहुत आपकी किस्मत अच्छी होगी, भगवान करे हो, तो आपको काम मिलेगा। लेकिन अगर आपको काम उसके मिल लिए गया, आपको अंबानी का बेटा बनना पड़ेगा तो नहीं वो भी शायद, हाँ वो अलग बात है। वो फिर अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको काम मिल गया, बट उसमें भी ये है कि अगर आपको काम मिल गया तो भी आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा आपकी पेमेंट्स के लिए। पेमेंट्स के लिए। तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, भाई आप आ रहे हो तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आप सपोर्ट लेके आना, वरना यहाँ आके फिर वही चीज़ें कि हमने खाना नहीं खाया जी, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या घर से मंगवा रहे हो, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी जो चाहिए। सब स्टोरीज सुनाते हैं वही। तो और फिर ये होता है सर हम 15 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं सर, हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए। मैंने कहा यार 15 दिन, यहाँ तो 1-1.25 साल तक पता ही नहीं चला था कि करना क्या है। और अभी का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस हो गई हैं चीज़ें, बहुत रास्ते खुल गए हैं। मैं जब आया था 2005 में, तब एक तो ये सोशल मीडिया था ही नहीं, है ना। मुझे याद है मैं जब आया था तो हमें पहले एक स्टूडियो में जाकर अपनी फोटोशूट करवाना पड़ता था। तो वो हम सस्ते से सस्ता, पोर्टफोलियो टाइप का, तो हम सस्ते से सस्ता ढूंढते थे जिसमें 100 रुपये में 10-15 फोटोज मिल जाएं हमें। अलग अलग 4-5 कपड़े ले गए, वहीं अंदर स्टूडियो में खींचा या बाहर खींचा।
वो लेके उसकी एल्बम बना के फिर हम ऑफिस जाते थे स्ट्रगल करने के लिए, उसके पीछे अपना पूरा नाम नंबर एड्रेस ये वो सब लिख के तो वो जाते थे, फिर वहाँ दे रहे हैं, फिर किसी ने बुलाया तो ठीक है, नहीं तो ऑफिस घूम रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, लोगों से जाके मिलना पड़ता था। अब तो चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं, हाँ जी घर बैठे हो, ओके आपका करंट लुक क्या है सर, शेव रखी हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, क्लीन शेव है, छोटे बाल है, अच्छा एक सेल्फी खींच के भेज दो, सेल्फी खींच के भेज दिया आपने, उन्होंने देखा कि अच्छा ये कैरेक्टर में फिट हो रहा है, उन्होंने उधर से स्क्रिप्ट भेज दी, आपको घर बैठे ही ऑडिशन बनाना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको वो मेहनत आपकी कितनी कम हो गई है, बस आपको मेहनत करनी है अपने आप पे। तो ये चीज़ें रास्ते इतने खुल गए हैं, चैनल्स इतने आ गए हैं, वेब शोज़ इतने हो गए हैं, है ना, या लोग यूट्यूब के लिए इतना कर रहे हैं कि आप अपना कंटेंट बनाओ डालते रहो यूट्यूब पे। तब तो ये चीज़ें थी नहीं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा मुश्किल था। हाँ जी। तो हम तो उस दौर से गुजरे के चैनल ही 4 थे, सोनी, ZTV, सब टीवी, स्टार प्लस, 4 चैनल थे। फिर जाके कहीं कलर्स आया, है ना, कितने साल बाद। तो हमारे लिए तो वो एक लिमिटेशन थी कि भाई इतने ही चैनल्स हैं, इसी में स्ट्रगल करना है। फिल्मों में कोई, और मैं जब आया था ना मैं किसी को जानता था ना मुझे कोई जानता था, तो हमें अपने आप से ही करना था। तो पहले तो घूमे, बसों में घूमे, ट्रेनों में घूमे, भाई कहाँ कहाँ क्या है पूछो। जब आप जाते हो तो आपको लोग मिलते हैं, मान लो आप किसी और जगह गए, ऑफिस में गए ऑडिशन देने के लिए, 4 लोग मिलेंगे ही ना आपको, ज़रूर से मिलेंगे। वो आपको बता देंगे भाई वहाँ चल रहा है, वहाँ जाके देख लो। तो ऐसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया, हमें बताते थे लोग कि यार तेरे लुक का, तेरी एज ग्रुप का वहाँ एक चल रहा है, तो वहाँ जाके देख ले, इंट्रो दे दे अपना। तो हम लोगों को बताते थे, जैसे हमें पता चलता था तो हमें किसी ने बताया तो हम किसी को अभी बताते। तो कोई एक दूसरे को बताता नहीं है। अरे रूम में रहते हैं लोग तो नहीं बताते हैं नहीं बताते एक दूसरे को कि यार वहाँ क्या चल रहा है। दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे जाके कि अरे तू भी यहीं बताया यार, एक साथ आ जाते। हमने भी लॉकडाउन से पहले यहाँ पे लाइनें लगती थी, मैं भी जब आया था तब, तो हमने भी वो सब किया। लेकिन लॉकडाउन के बाद सब खत्म हो गया। उसके बाद सब लॉकडाउन के बाद ये हो गया कि लोगों ने ऑफिस में भीड़ इकट्ठी करना बंद कर दी है। तो उनको यही होता है, मैं वही बोल रहा हूँ, चीज़ें ईजी हो गई हैं, टेक्निक्स इतनी बढ़ गई हैं कि भाई आप घर बैठे बैठे आप स्क्रिप्ट भेज देंगे आपको, आप ऑडिशन बना के भेज दो, आपको कुछ करना नहीं है। बट पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे स्टूडियो में जाके, ऑफिस में जाके ऑडिशन देना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि आपने घर से बना के भेज दिया, ठीक है, आपने वो जो भी उन्होंने कॉस्ट्यूम बोला आपने वो बना के ऑडिशन भेज दिया। राइट। अब वो कब देखेगा, आप वेट कर रहे हो कि देख ले, वो है ना, पता नहीं, वो आपको रिप्लाई भी नहीं भैया देगा। कॉस्ट्यूम निकालें, कपड़े जो पहन रखे हैं चेंज कर लें, क्या करें, चलो 15-20 मिनट आधा घंटा वेट किया, चेंज कर लिया। फिर 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद आता है, अरे इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दीजिए, इस डायलॉग को ऐसे बोल दीजिए, फिर वापस से कपड़े पहनो। हाँ, लड़कियों के लिए तो बेचारियों के लिए और मुश्किल है, क्योंकि उनको तो पूरा मेकअप वेकअप करके, अपना तो क्या है, मुंह धोया, है ना, हो सब गया सही रेडी, हो गया। तो अपने को तो ज़्यादा करना नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए बेचारों के लिए और आजकल तो मेहनत। सर लड़के भी करते हैं। लड़के करते हैं, जिनको उनको लगता है कि हम अच्छे दिखेंगे तो अच्छी बात है। अगर उनको आता है ये सब करना, मेकअप वेकअप करना, हमें तो नहीं आता, हम तो मुंह धो के, हाँ ठीक है अच्छा लगेगा, बस बाल बाल सेट एकदम नेचुरल ब्यूटी। नहीं वो मतलब किरदार के हिसाब से ना, अगर आपको कोई वैसा किरदार है कॉर्पोरेट टाइप का, तो आप प्रॉपर हेयरिंग बाल वाल बना के फिर बैठोगे, है ना। अगर ऐसे ही देसी सा कैरेक्टर है तो फिर तो आप कैसे भी बाल इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कॉस्ट्यूम क्या है, कुर्ता है, तो उसमें वैसे ही बनाओगे आप। बट मुझे इसलिए अच्छा लगता है स्टूडियो में जाके, क्योंकि तुरंत के तुरंत वो बोल देते हैं, अच्छा ऑडिशन लिया, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, उसमें आप 10 वेरिएशन ले लो, 50 ले लो, कोई टेंशन नहीं, आप जितनी बार बोलोगे हम उतनी बार कर देंगे। घर से ये होता है कि आप वेट कर रहे हो कि अच्छा अब आएगा, ओह 1 घंटा हो गया यार आया नहीं, चलो यार चेंज कर लेते हैं। फिर घर के अगल बगल का इधर उधर का शोर बहुत, हाँ, है ना, आपने पूरा डायलॉग, पूरा ऑडिशन बना लिया, पीछे से एक बच्चे की क्या मम्मी आवाज़ आ गई, अरे यार फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, आवाज़ आ गई। पर इसमें सर एक और अच्छी चीज़ भी हो गई है कि हम जितने चाहे उतने टेक्स ले सकते हैं, कि हमको जो अच्छा लगा वो। हाँ वो, पर वो कई लोग बोलते हैं ये अच्छा भी है और बुरा भी है, 2 चीज़ें हैं उसमें। सबका अपना अपना है। किसी को ये लगता है कि
5-10 रीटेक लेके उसमें जो बेस्ट होगा मैं वो करूँगा, हाँ बट उतना आने ही क्यों देना। राइट आप अपनी प्रिपरेशन ही वैसे करो ना। अब मैं सबको यही बताता हूँ जो एक्टिंग भी करने आते हैं या सीखते हैं कि आपको स्क्रिप्ट मिली है, लोग क्या करते हैं ना, स्क्रिप्ट मिली तुरंत ही उसमें डायलॉग की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं वो। उनको लगता है मैं बस अभी आ जाऊँ कैरेक्टर में, ऐसा नहीं होता है। राइट आपको स्क्रिप्ट मिली है, आप पहले पढ़ो तो सही उसको। आप पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ये कहना चाह रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी जब आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ोगे, है ना। फिर आप उस किरदार में आ जाओगे, फिर आप उसमें इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हो। आप 2 लाइन ऐड कर सकते हो, 4 लाइन कम कर सकते हो, 6 लाइन बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, क्योंकि आपने वो पढ़ लिया किरदार, आप में आ गया है वो। तो फिर आपको रीटेक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रीटेक होते हैं इस वजह से कि भाई कुछ शोर आ गया या कुछ हो गया, अदरवाइज़ आपको फिर रीटेक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप प्रिपेयर ही उस तरीके से करोगे कि आपने पढ़ लिया कैरेक्टर। दिक्कत वो होती है कि स्क्रिप्ट मिलते ही आपने पढ़ना शुरू किया, फिर जब आप डायलॉग बोल रहे होते तो कैमरे पे दिख रहा है कि आप अगली लाइन याद करके बोल रहे हो। हाँ जी अच्छा अगली लाइन ये है ना। तो फिर वो रट्टा होता है कि आपने एकदम रट्टा मार लिया, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बोलना, वो गलत है। तो वो आप 2 बार 4 बार पढ़ लो टाइम, क्योंकि आप घर पे ही हो, हाँ है ना। ऐसा तो है नहीं कि लाइन लगी एक ही पड़ी है बार पीछे में ख़त्म कर लो। के पीछे लाइन लगी पड़ी है, भाई आपका नंबर आएगा तो फिर नेक्स्ट वाला खड़ा है, वो नहीं करना है आपको। आप घर पे हो, बैठो, उसको 2-4 बार 5 बार पढ़ो। अच्छा सर, एक आपको सवाल ये था कि आप 2 तरीके के कैरेक्टर्स करते हैं, एक कॉमेडी है, एक वो गुंडे वाला है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला। आपको कौन सा पसंद है सर? मुझे पर्सनली नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है। नेगेटिव पसंद। कॉमेडी भी पसंद है, मेरी शुरुआत कॉमेडी से हुई है। मैं जब स्कूल में था, आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड में होऊंगा शायद मैं, तब से मैंने शुरुआत की थी, तो कॉमेडी से ही शुरुआत हुई थी। फिर थिएटर किया तो कॉमेडी कैरेक्टर्स किए, बेस्ट कॉमेडियन रह चुका हूँ नेशनल लेवल पे, और कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यहाँ पे भी शुरुआत मेरी कॉमेडी से ही हुई। राजू श्रीवास्तव से लेकर कपिल शर्मा तक सबके साथ मैंने काम किया है। कृष्णा, कीकू, भारती, जिनके भी नाम ले लो। कपिल शर्मा का नाम लिया आपने तो तो लेजेंड बन गए वो तो लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर करने में मुझे इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मैं उसको अलग तरीके से करता हूँ। मैं सटल वे में करता हूँ। मैं उसको, जैसे मोस्टली लोगों का ये रहता है कि विलन है तो चिल्ला के बोलेगा तो ज़्यादा, है ना। उसको आप आराम से बोलो, है ना, एक्सप्रेशन दे के। जितना उसको सटल वे में करोगे उतना वो इम्पैक्टफुल होगा। कि जैसे अगर एग्जांपल दूं कि तो मुझे यहाँ तो मिल गए हो, बाहर मत मिलना, क्योंकि वो इलाका मेरा है, और तुम अगर वहाँ मिले तो तुम सही सलामत ज़िंदा वापस नहीं आओगे। अब ये लाइन है, ठीक है। अब इसको अपने तरीके से अगर मैं बोलूँ तो जिस तरीके की मैं नेगेटिव जैसे करता हूँ, तो मुझे यहाँ तो मिल गए हो, बाहर मत मिलना, क्योंकि वो इलाका मेरा है। अगर वहाँ मिले तो जिंदा सही सलामत वापस नहीं जाओगे, याद रखना। समझे? समझ गए होंगे समझ गया क्या एकदम। कहना चाह रहा हूँ। तो ये तरीका है मेरा। तो जितना सटल, जितना आराम से नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करोगे, आंखों में आंखें डाल के देख के, उसके लिए एक लुक ही काफ़ी होता है। अब जैसे मैं ऐसे एकदम स्माइल कर रहा हूँ ना, मुझे डर लग गया अभी। तो मुझे पर्सनली वो पसंद है, बट उसके लिए अजीब से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं मुझे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। जैसे एक कैरेक्टर किया था मैंने सावधान इंडिया में पहली बार, जिसमें अपनी बीवी को बहुत मारता हूँ। बहुत ज़्यादा क्रूअल कैरेक्टर था वो। तो जब वो टेलीकास्ट हुआ था तो मेरे जो दोस्त हैं, जो पटियाला से, जो बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे पता है तू एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अगर तू सामने होता तो तुझे गोली मार देता। ऐसा बोल दिया? फिर एक और दोस्त है जिसने बोला कि मेरी बेटी डर गई है हाँ। तुझे देख के। उसने बोला मामा टीवी बंद करो।
क्यों करता है इतना खतरनाक कैरेक्टर, तो मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट है। लोग डरते हैं, उनको लगता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, है ना, बट अगर उनको ये लग रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, इतना खतरनाक हूँ, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट होती है। कि हमने जो किरदार निभाया है उसमें मतलब हमने उसमें जान फूंक दी है उस किरदार में, और लोगों को ये लग रहा है कि ये वाकई ही में ऐसा है। तो कई बार ऐसा होता है हम फंक्शंस में जाते हैं तो लोग बात नहीं करते हैं, है ना, कि उनको डर लगता है। फिर जब धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है उनको लगता है अरे यार ये तो नॉर्मल है। हाँ। तो फिर मुझसे बहुत सारी लेडीज़, लड़कियां या कई लोग, अरे यार आपको उसमें देखा था, आप तो बड़े डरावने हो, बड़े खतरनाक हो। तो मैंने कहा मैं रियल में थोड़ी वैसा हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं चाकू तलवार लेके या बंदूक लेके घूमता फिरता हूँ, जो मिला उसको गोली मार दी। अच्छा, अभी आप सर ये इतने सारे नेगेटिव किरदार करते हैं, तो सेट पे कभी कोई डर गया है कि आपके अरे यार ये तो खतरनाक आदमी है? हाँ, ये इसी दौरान हुआ था, ये जो मैं सावधान इंडिया वाला एपिसोड का बता रहा हूँ। क्रिएटिव्स लोग, तो जब मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो वो डर रहे थे। जो मेरी को एक्टर थी, जो मेरी भाभी बनी थी, मेरा ऐसा है कि एक्शन हुआ तो मैं कैरेक्टर हूँ, उस कैरेक्टर में आ जा। जैसे ही कट हुआ फिर मैं सोनीर हूँ, फिर मैं खूब मस्ती करता हूँ। हाँ। तो मुझे उन्होंने ये बात बोली कि सोनीर, जब एक्शन होता है ना तो पता नहीं तेरे से डर लगता है कि पता नहीं तू क्या करेगा। जैसे ही कट होता है तू एकदम तो उछल रहा, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, जोक सुना रहा है, तो लगता है कि यार ये वही है क्या 1 सेकंड पहले वाला। तो मेरे लिए कभी डराया है कि जानबूझ के किसी नहीं, को? जानबूझ के किसी को नहीं डराया, बट वो मेरा तरीका ऐसा हो जाता है डायलॉग बोलने का, है ना। जैसे मैं आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलता हूँ, थोड़ा आवाज़ के साथ मॉड्यूलेट करके उसको बोलता हूँ, तो वो सामने वाला थोड़ा डर जाता है। तो मुझे बहुत सारे मेरे को एक्टर्स ने बोला कि यार थोड़ा संभल के यार, डर लगता है। अच्छा सर, आपके दोनों मदर फादर जॉब करते हैं। हाँ। आपके फादर टीचर है शायद? नहीं, टीचर मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा। मदर पंजाबी यूनिवर्सिटी में सुपरिटेंडेंट थे, और फादर मेरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। तो अभी तो दोनों रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो घर में तो ऐसा एक्टिंग के लिए कोई है नहीं? दूर मेरे घर खानदान में कोई नहीं था दूर तो दूर तक। एक्टिंग में आना कैसे हुआ सर? कैसे आपको लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है? मेरा बचपन से यही था। मैंने जब से होश संभाला है, या जब से हमारे घर में वो उस टाइम पे टेक्सला टीवी होता था, ब्लैक एंड वाइट, है ना, जिसको ऐसे कान मरोड़ के चैनल चेंज करते थे। हाँ। तो आवाज़ ऐसे गोल घुमा के सेट करते थे। तो वो जब से देखना शुरू किया, जब से मैं फिल्में देखता था, उसमें बॉम्बे दिखता था, है ना। अच्छा। तो बस पता नहीं एक था दिमाग में कि एक्टर बनना है और बॉम्बे जाना है। क्या है बॉम्बे, मुझे कुछ नहीं पता। बॉम्बे से कोई आ जाता था मुझे ऐसा लगता यार ये तो भगवान आ गया मेरे लिए। अच्छा, बॉम्बे से आए हो, वहाँ क्या होता है, कैसा है सिस्टम, क्या, मुझे कुछ नहीं पता, बट बस ये था कि बॉम्बे जाना है। तो जब स्कूल में शुरुआत की, थिएटर किया पहली बार, एक्टिंग शुरू की, तो लोगों की क्लैपिंग मिली, तो मुझे लगा नहीं यार ये काम अच्छा है, कुछ अलग है। क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मेरा, बिल्कुल भी। मतलब अपन वो है बैक बेंचर्स, है ना, पीछे खड़े कर दो, ऐसे खड़े हैं, है ना, हाथ ऊपर करके सज़ा मिली हुई है, या क्लास के बाहर मार पड़ी है बहुत? और बहुत, कितनी पूछो उतनी कम। तो वो जो शुरुआत हुई ना स्कूल में एक कॉमेडी स्किट की, लोग इतना हंसे, तो मुझे लगा यार ये अच्छा है। तो फिर मेरा हुआ कि मुझे कॉमेडी करनी चाहिए। और पटियाला में टचवुड इतना नाम था, आज भी है, कि अगर कोई थिएटर करता था, कोई प्ले करता था, कोई कॉमेडी कैरेक्टर होता, तो ये होता था कि सोनीर को ये कैरेक्टर सोनीर करेगा। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई। फिर जैसे होता है घर में हमारे रिलेटिव्स आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, हम पाँव छूते हैं, वो उनका आशीर्वाद यही होता है, भाई पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो मैं बोलता था नहीं, आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं बड़ा एक्टर बनूं। तो हैं एक्टर? अरे हाँ। तो पता नहीं, वो बस एक था दिमाग में, मुझे एक्टर ही बनना है, बॉम्बे आना है, मुझे कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। मुझे लगता है शायद अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। राइट। तो अभी तो आप ड्रीम लाइफ जी रहे हो अपनी। तो मैं टचवुड, मैं इस मामले में ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को। भगवान की बहुत कृपा है कि जो मैंने सोचा वो मैं कर रहा हूँ। राइट। और लोग पहचान रहे हैं मुझे, भले ही अभी उतना नहीं, बट जितना भी है लोग जानते हैं कि हाँ यार, अगर कोई देख के बोलता है सर आपको तो उसमें देखा है हमने, आप टीवी में आते हो ना, तो हाँ, तो यही मेरे लिए अचीवमेंट है। क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे भीड़ है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं बेचारे, जिनको नहीं जानते लोग।
राइट। बट मुझे ऐसा होता है कि चलो यार एटलीस्ट जानते हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि जानते हैं, पहचानते हैं लोग, है ना, भले ही वो किरदार के नाम से जानते हो, जैसे सेटिंग भाई के नाम से, या मैडम सर वाले वो शराबी का कैरेक्टर या जो भी है ना, इस तरीके से तो पहचानते हैं, तो मेरे लिए वो अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं या मेरे जो साथ पढ़ते थे कि यार वो भी आए थे साथ में स्ट्रगल करने, जो वापस चले गए, है ना, क्योंकि मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है, राइट। बिना काम के रहना और ज़्यादा मुश्किल है। राइट, महंगाई भी उतनी है, तो सारी चीज़ें। हाँ, तो वो मुझे बोलते हैं कि यार तूने जो सोचा था ना तू कर रहा है, हम लोग वापस आ गए, तो हमें तुझे देख के खुशी होती है कि चलो यार हमारा भाई हमारा दोस्त है ना, कर रहा है। तो हम प्राउडली बोलते हैं जब तू टीवी में आता है, अरे हमारे साथ पढ़ा हुआ है, हमारा दोस्त है, देखो बच्चों चाचा है तुम्हारा, तो वैसा तो अच्छा लगता है। मेरे फैमिली में भी मेरे मतलब रियल सिस्टर्स हो गई या पापा की साइड के रिलेटिव्स हो गए, ताया जी, ताई जी, दीदी, बच्चे उनके, या मम्मी के साइड के हो गए ना, तो वो सब बहुत खुश होते हैं, प्राउडली बताते हैं कि हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, टीवी में देख के। बहुत सही सर, बहुत सही सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। मुझे बहुत हमारा अच्छा लगा, सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली लगा ही नहीं कि इंटरव्यू चल रही है, ऐसा लग रहा है Right. नॉर्मली बैठ के बस बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा सर कि आप दोस्त हो मेरे, और हम दोनों चर्चा, चाय पे चर्चा करते चाय हैं पे वैसे। चर्चा हुई, बिल्कुल। सर अभी हमारी ऑडियंस के लिए कुछ सेटिंग भाई के अंदाज में कुछ आप कह दो अलविदा, तो मज़ा आ जाएगा। सेटिंग भाई के अंदाज में भी बोल सकता हूँ, और ये भी कर सकते हैं कि जो जैसे मैं डबिंग करता हूँ अलग अलग, तो वैसे जैसे आपकी मर्जी है सर। हाँ, सेटिंग भाई के अंदाज में तो यही बोलना चाहूँगा कि देखो भाई लोग, ये अपन का वीडियो है, ठीक है, तो इसको 7 लीटर पानी देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको ऐसे ही इसका चैनल जाके सब्सक्राइब करने का है, और नहीं तो देख लो फिर अपन आ जाएगा ना अपनी सेटिंग गिरी पे, तो वीडियो बहुत कुछ लोचा होने वाला है, ठीक है। वो सब नहीं करने का, सीधा जाने का, इसके चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, और शेयर तो बिल्कुल करने का, ठीक है, समझे क्या? देखो भाई, भाई ने बोल दिया है, बड़े भाई ने, तो कर देने का क्या। अभी मेरा एक एनीमे आने वाला है, जोजो, अच्छा। क्रंची रोल पे, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत लाउड बोलता है, नॉर्मल वो बात करता ही नहीं, बस उसके अंदाज में एक बोल देता हूँ, अरे भाई लोग देखो, ये नील है, इसका चैनल है यूट्यूब पे, आपको इसको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग, आपको करना ही पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।